सूरज सारे जहां को चमकाता है, सूरज सारे जहां को चमकाता है, इंसान अकेला भी मंजिल पाता है। सूरज सारे जहां को चमकाता है, इंसान अकेला भी मंजिल पाता है। मुश्किलों से मत घबराना ए दोस्तों, मुश्किलों से मत घबराना ए दोस्तों, इंसान गुलाब कांटों के बीच ही मुस्कुराता है। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए जल्दी से हमारे सभी स्टूडेंट्स, हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काव्य गुण। कई विद्यार्थियों के मन में कई प्रश्न चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको शेड्यूल बताया था कि 6 से 6:30 बजे तक अनिवार्य हिंदी की क्लास होगी, 6:30 से 7 बजे तक कंपलसरी की हिंदी साहित्य की क्लास होगी, लिटरेचर की। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 6 बजे से हिंदी लिटरेचर की क्लास है। तो ये हिंदी लिटरेचर की क्लास नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ भी और भी कही थी, आपको याद है तो मैंने आपको ये कहा था कि जब हमारी जॉइंट क्लास होगी 11th 12th की एक साथ, कोई ऐसा टॉपिक जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपकी क्लास एक साथ होगी। कहा था कि नहीं कहा था? तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप क्या करते हो, जो 12th के जो कंपलसरी हिंदी के स्टूडेंट है और 11th के भी, ये सबके काम के। क्यों? क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप विशेष लिखते हो, विशेष में आपको यदि गुण की पहचान नहीं होगी तो क्या आप हर चैप्टर में रटेंगे कि हरिवंश राय बच्चन के अंदर ये गुण है, सुभद्रा कुमारी चौहान में ये है, और निराला जो 11th क्लास के है उसमें ये गुण है। 3 गुण होते हैं हमारे, और ये हर जगह है एग्जाम में काम आते हैं। तो आपको इनकी पहचान होना ज़रूरी है कि एक गुण होता क्या है, किसको गुण कहते हैं, कितने होते हैं। आज की क्लास में ही फिनिश्ड हो जाएगा, इतना ही टॉपिक है, ठीक है। जो गुण है वो आज ही की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। और मैंने जो अभी आपको शायरी सुनाई, ठीक है, आपको पता है कि मैं शायरियाँ खुद ही लिखती हूँ। मैंने आपको जो सुनाई शायरी कि इंसान जो है अकेला भी मंजिल पाता है, जिस प्रकार से गुलाब कांटों के बीच मुस्कुराता है। आपको मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना है। आपके सामने क्या मुश्किलें हैं? आप घर पर बैठे सुरक्षित रहते हुए अध्ययन कर रहे हैं, बस है ना 6 बजे हम उठना नहीं चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। यदि हमको पढ़ना है तो हमको 6 बजे उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी फल प्राप्त होगा, तभी हम अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्लास है वो आधे घंटे की ही होगी, इसलिए आप बिल्कुल टाइम वेस्टेज ना करें। समय पर हमारी क्लास प्रारंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि हमको ये टॉपिक भी कंप्लीट करना है। ओके, तो जब जॉइंट क्लास होगी तो वो एक साथ होगी, और जब जॉइंट क्लास के टॉपिक फिनिश्ड हो जाएंगे, एक तो एक गुण है और एक जो है निबंध लेखन है, तो फिर आपकी क्लास बिल्कुल व्यवस्थित अलग अलग चलने लग जाएगी। तो आज का टॉपिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर देना, और नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर आप कमेंट्स करके बता दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब हमारी क्लास बैक कैमरे से चलती है तो हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आप रेगुलर अध्ययन करें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए हम आज की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ स्टूडेंट्स, क्या हमारे, देखो मैं आपके नाम इसीलिए बोलती हूँ, मेरी स्कूल के अलावा भी बच्चे हैं तो मुझे पता रहना चाहिए क्लास में कौन कौन है। 11th 12th के सारे बच्चों के लिए टॉपिक है। पलक, विधि, भावना, अभिषेक पहाड़िया की बात कर रही हूँ मैं, पंकज, जसवीर, जो क्लास में आप गुड मॉर्निंग बोला करो ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में हो या नहीं हो। ओके, ठीक है। और हमारे 12th साइंस के स्टूडेंट्स भी, और हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स भी, यहाँ सभी हमारे स्टूडेंट हैं। तो चलिए आपको समझ में, आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको काव्य गुण में कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए ध्यान से देखिए। आपको पता है कि लिखने में बहुत टाइम लगता है, ये इसलिए इतना मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित जगन्नाथ जो है, देखिए बच्चों आपको ज़्यादा इस पर नहीं जाना है, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता है पंडित जगन्नाथ कौन है। हमारे जो काव्यांग विवेचन है, छंद, अलंकार, रस, गुण, रीति, वक्रोक्ति, इनके आचार्य हुए प्रतिपादक जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे नाम आते हैं, भामह, दंडी, वामन,
जगन्नाथ वगैरह वगैरह, ठीक है, विश्वनाथ। तो ऐसे ही जो है जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करता है, प्रतिपादन करता है, वह शब्द क्या कहलाता है? काव्यम कहलाता है। कि वे शब्द जो रमणीय अर्थ का, रमणीय का मतलब तो जानते हैं ना, रमणीय मन को अच्छा लगने वाला सुंदर रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, वे शब्द ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। देखो बेटा, मंजिल खड़ी करने के लिए उसकी इमारत मजबूत होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक चीज क्या है। ओके, तो पंडित जगन्नाथ ये बात कहते हैं, अर्थात इसका अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। अब देखो, काव्य जो गुण पढ़ रहे हैं हम, काव्य के अंदर गुण पढ़ रहे हैं, तो गुण क्या होता है? गुण रस के सहायक होते हैं। क्या होते हैं? गुण रस के सहायक होते हैं। इसको इजी वे में समझिए कि जैसे एक मनुष्य के अंदर गुण होते हैं, देखो हर मनुष्य में गुण होते हैं, किसी में अच्छे होते हैं, किसी में बुरे होते हैं और किसी में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। तो हर मनुष्य में गुण होते हैं, वैसे ही काव्य के अंदर भी गुण होते हैं। जैसे मनुष्य में अच्छाइयाँ होती है उसके गुण होते हैं, वैसे काव्य के गुण होते हैं। जैसे मनुष्य में बुराइयाँ होती है, वैसे काव्य में दोष भी होते हैं। क्या होते हैं? दोष भी होते हैं, वो अलग टॉपिक है, काव्य दोष। काव्य के विधायक, उसकी शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? गुण है। जैसे मैंने अलंकार में बताया था ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, उसके शब्द और अर्थ की सुंदरता में वृद्धि करने वाले, तो वैसे ही गुण है। जैसे अलंकार है, ठीक उसी प्रकार से काव्यांग विवेचन का एक टॉपिक अलंकार है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा टॉपिक गुण है, रस भी है। नाम सुनते रहते हैं ना आप। तो जैसे भूषण में मैंने आपको कहा था वीर रस, बिहारी में श्रृंगार रस है, तो वो भी क्या है? काव्यांग विवेचन का एक पार्ट है, एक अंग है। ठीक उसी प्रकार से गुण है। तो काव्य के विधायक, उसकी शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को ही गुण कहते हैं। यानी जो हमारे रस होते हैं ना, कौन कौन से रस होते हैं? श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, भयानक रस होता है, विभत्स रस होता है, वात्सल्य रस होता है, करुण रस होता है, शांत रस होता है और भक्ति रस भी मानते हैं, ठीक है। तो इन रसों का, देखिए सारे रसों के नाम बता दिए ना मैंने आपको। तो इन रसों का जो उत्कर्ष करता है, यानी इनको और अधिक बढ़ा देता है। गुण क्या करते हैं? रस को और अधिक बढ़ा देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। यानी हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई रस होता है। देखिए, आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ व्यक्ति जो होते हैं बड़े मजाकिया स्वभाव के होते हैं, विनोदी प्रवृत्ति के, हंसी मजाक को, भारी से भारी बात को भी हल्के फुल्के में ले लेते हैं ना। कुछ लोगों को बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, जैसे आप लोग कहते हैं कि मैडम आपको बड़ा जल्दी गुस्सा आता है। कुछ लोग होते हैं तो बड़े, जिसको कहते हैं श्रृंगारिक प्रवृत्ति के, रोमांटिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, वैसे ही अलग अलग प्रकार के रस भी होते हैं, क्योंकि मनुष्य से जुड़े हुए हैं। तो जितने मनुष्य के अंदर रस होते हैं वही तो रस है, ठीक है। तो रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ये हो गया गुण। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछते हैं? एग्जाम में पूछते हैं माधुर्य। गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान से हमारे ऊपर लेकर समझिए। गुण 3 होते हैं। माधुर्य गुण, ठीक है, ओज गुण और प्रसाद गुण 3 होते हैं। अब देखिए, व्यक्ति में भी मुख्यतः 3 प्रकार की ही प्रवृत्तियाँ होती है। 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ कैसी होती है बताऊँ मैं आपको। देखो, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं, मिठास नहीं होते हैं क्या? मैं तो मानती हूँ। कुछ लोग बड़े मीठे होते हैं, इतनी प्यार से, इतनी मिठास से, इतने प्रेम से बातें करते हैं कि वाह 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 वाह, जनाब पूछे मत। भले अंदर कुछ भी हो, लेकिन बड़े मिठास से बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधी सपाट कहने वाले, बिल्कुल क्लियर कह देते हैं उसी समय, गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। तीसरे बिल्कुल दोनों से अलग, ना उधो का लेना ना माधो का देना, तेरी भी राम राम तेरी भी श्याम श्याम, बस शांत चुपचाप बैठने वाले, ठीक है। तो यही 3 प्रकार के गुण होते हैं। माधुर्य गुण, जिसमें मिठास होती है, मधुरता होती है। दूसरा कौन सा होता है? ओज गुण, जिसके अंदर कौन से रस आते हैं हमारे? विभत्स रस, भयानक रस, ओज गुण के अंदर वीर रस, ठीक है, रौद्र रस। और तीसरा हो गया प्रसाद, जो तीसरे प्रकार के मैंने व्यक्ति बताए। तो ये 3 ही गुण होते हैं। अब देखिए, पहला गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हम माधुर्य गुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। माधुर्य गुण में क्या होता है? माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। माधुर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? मधुरता या मिठास। अंतःकरण को, यानी हमारे हृदय को, माधुर्य गुण कहाँ होता है?
देखो बच्चों, ये 12th साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी। आपने जो हमारे 8 चैप्टर पढ़ लिए ना, 9वां हम पढ़ने जा रहे हैं। तो काव्य खंड के अंदर आपको ये पहचान होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन सा गुण है, तभी तो आप विशेष में लिखेंगे। तो हम सिर्फ पहचान करनी है आपको। यहाँ पर माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। अब मधुरता या मिठास का मतलब तो आप जानते हैं। अंतःकरण यानी हृदय को, हमारे हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अब वर्णों से संपन्न का मतलब ये क है, ये वर्ण है, ये र है, ये भी वर्ण है, ये ण है, ये भी वर्ण है। तो ये वर्ण यानी शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से क्या बनता है? काव्यांश बनता है, पूरी काव्य रचना हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल, सॉफ्ट, कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। यह है इसकी डेफिनेशन। देखो, हिंदी साहित्य के बच्चों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आ गई बात समझ में? तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो 12th साइंस है और जो 11th के बच्चे हमारे साथ है, उनको जब वो विशेष लिखेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो काव्यांश हमने पढ़ा है, जैसे बिहारी पढ़ा तो उसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है, ठीक है। हमने भूषण पढ़ा था, कौन सा गुण है? ओज गुण है, ठीक है। हमने हरिवंश राय बच्चन पढ़ा था, उसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण भी है और प्रसाद गुण भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। हम सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब 11th और 12th की जो क्लास होगी काव्य खंड की, उसमें मैं पूछूंगी कि यहाँ पर कौन सा गुण है, आपको पहचान करके बतानी है। और वो आप तभी बताएंगे जब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माधुर्य गुण की परिभाषा हो गई। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि ये कोमल वर्ण कौन से होते हैं? भाई वर्ण तो वर्ण होते हैं, कोमल कौन से होते हैं, हार्ड कौन से होते हैं? तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, बहुत काम की चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मिटा देती हूँ और फिर बताती हूँ आगे क्या लिखना है, हमको आगे क्या करना है। ओके, आपसे बना कह गड़े भी पूछें तो शायद आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे, भूल जाते हैं हम धीरे धीरे। तो ये कोमल वर्ण किसको कहते हैं, हमको ये देखना। यहाँ तक का हो गया हो तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, आपको नहीं समझ में आए ना तो आप 4 बार पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस में लगाइए? पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। एक बार मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम माधुर्य गुण पढ़ रहे हैं तो आपके सामने रहेगा। तो अब देखिए, मैंने आपको अभी कहा था कोमल वर्णों से युक्त। अब ये कोमल कौन से होते हैं और कठोर कौन से होते हैं वो हमको देखना है। तो ध्यान से देखिए, इस गुण के बारे में ही समझा रही हूँ मैं आपको। इस गुण का संबंध, ठीक है। ये जो गुण है ना, अब मैंने आपको क्या कहा था? रसों के उत्कर्ष करने वाले होते हैं, रस के सहायक होते हैं, रस में क्या कर देते हैं? और वृद्धि कर देते हैं। तो फिर ये भी निश्चित होगा कि कौन से गुण के अंदर कौन कौन से रस आते हैं, क्योंकि गुण तो 3 और रस ज़्यादा है। तो अब हमको ये देखना है कि माधुर्य गुण के अंदर कौन कौन से रस आते हैं, ठीक है। सॉरी, इस गुण का संबंध किस किस से है? श्रृंगार, शांत और करुण रस से है। करुण, इस गुण का संबंध श्रृंगार, शांत तथा करुण रस से है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब आपको मैंने कहा था कि कोमल वर्ण होते हैं, तो अब बताते देखते कोमल और कठोर क्या होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्णों को छोड़कर ये पहचान इन्हीं से आएगी आपको, इनसे ही आपको पता चलेगा। जैसे आप शब्द शक्ति पहचान रहते हैं ना कि ये अलंकार है इसलिए ये शब्द शक्ति है, तो इन वर्णों से आपको पता चलेगा कि ये गुण कौन सा है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, मूर्धन्य वर्णों को छोड़कर मैं लिख रही हूँ पंचम। ओके, आप ये बताइए मूर्धन्य वर्ण किसको कहते हैं? जल्दी से ये बताइए कमेंट्स करके कि मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं
ठीक है, आज पता चले, देखिए आप कितना बेसिक याद है आपको कि सब भूल गए। और ये पंचम वर्ण कौन से होते हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, वर्ण लिखिए फटाफट, और पंचम वर्ण कौन से होते हैं। पंचम वर्ण य और ण न म से संयुक्त स्पर्श वर्ण। बताइए, समास रहित कोमलकांत पदावली। देखो बच्चों, हिंदी साहित्य वाले बच्चे जो अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे थे ना, उसमें 2 अलंकार शेष रह गए थे। कौन से रह गए थे? 2 अलंकार शेष रह गए थे। वो अब मैं जब इस क्लास के अगली क्लास में काव्य दोष प्रारंभ करूंगी ना, तो उसमें वो 2 ही अलंकार थे, तो एक क्लास में 2 अलंकारों को लेकर कैसे बैठे रहे। तो वो 2 अलंकार मैं सबसे पहले आपको बता दूंगी कि काव्य दोष ना तो 11th क्लास पढ़ेगी, ना 12th साइंस पढ़ेगी, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको काव्य दोष में 2 अलंकार जो शेष रह गए वो बता दूंगी। उसके बाद में मैं काव्य दोष पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, माधुर्य गुण वैदर्भी रीति। कौन सी रीति से? वैदर्भी रीति से। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको। जो बताते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो भी अच्छी बात है। देखिए, कोमल और कठोर वर्ण की बात हो रही थी। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे, ट ठ। कहाँ लिखूं मैं? ट ठ ड ढ। ये क्या है? ये मूर्धन्य वर्ण है। और इनको क्या कहते हैं? परुष या कठोर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप देखना, आपने भूषण पढ़ा था ना, वीर रस पढ़ा था। वीर रस और ये जब बाकी रस होंगे ना, जहाँ ओज गुण होगा, वहां इन वर्णों का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा, देखना। ठीक है, इन वर्णों का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। जो आप तीनों का कंपैरिजन पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। पंचम वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में बताइए आप? स्पर्श व्यंजन नहीं होते हमारे, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग भूल गए कि याद है? क वर्ग क ख ग घ ड़। ठीक है, अंग जिसको आप ड़ बोलते हो, अंग। दूसरा है च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हो गए। ये सब क्या है? मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हैं। कोई मूर्धा को, कोई तालु को, कोई दांत को, कोई ओष्ठ को, इसलिए ओष्ठे, कंठे, मूर्धन्य, तालव्य, इनको हमने नाम दे दिया। तो ये स्पर्श करते हैं, मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हैं, इसलिए 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि माधुर्य गुण के अंदर मूर्धन्य वर्णों को छोड़कर, यानी मूर्धन्य यानी कौन से? ट ठ ड ढ, क्योंकि वो कठोर वर्ण होते हैं, उनका प्रयोग ओज गुण में होता है। कैसे होता है आप देख लेना, पता चल जाएगा। उनको बोल के देखो ना, ट ठ ड ढ। कठोर नहीं लग रहा बोलने में? एक बोलो, क ख ग घ। ठीक है, ऐसे। तो उन वर्णों को, मूर्धन्य वर्णों को छोड़कर हमारे जो पंचम वर्ण होते हैं, य ण न म से संयुक्त स्पर्श वर्ण, संयुक्त यानी इनसे जुड़े हुए, संयुक्त वर्ण तो जानते हो, से संयुक्त स्पर्श वर्ण। ठीक है, वो किस में आते हैं? श्रृंगार रस में। अब देखो, आप उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा। समास रहित कोमलकांत पदावली। समास रहित, सामासिक शब्द जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। तो ये किसका है? ओज गुण का उदाहरण है। यानी समासिक पदावली होगी तो बड़ी बड़ी हो जाएगी और कठोर हो जाएगी,
तो फिर वो क्या आएगी, ओज गुण में आएगी। नहीं, समास रहित कोमल कांत मधुर पदावली का प्रयोग इस रस के अंदर होता है, गुण में होता है। माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति से संबंधित होता है। अब देखो साइंस वाले बच्चों को तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन साहित्य वालों को पता है रीति 3 होती है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। जैसे 3 गुण होते हैं वैसे ही 3 रीतियां होती है। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है कि जहाँ वैदर्भी रीति होती है, माधुर्य गुण के अंदर कौन सी रीति होती है, वैदर्भी रीति, ओज गुण के अंदर गौड़ी रीति, और प्रसाद प्रसाद पांचाली, प्रसाद के अंदर पांचाली रीति होती है। ओके, अब आप एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि माधुर्य गुण कहाँ होता है। देखो मैंने ये लिखा है ना, अब आप एग्जाम्पल में देखना। उदाहरण, मंद मंद, ठीक है, पंचम वर्ण आ रहा है कि नहीं है, म न दोनों आ रहे हैं। देखिए मैं और न दोनों आ रहे हैं। मंद मंद निक्षो, ठीक है, मुकुंद कुंद मधुबन के, श्रृंगार रस होता है, वहां क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुबन के, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे। ठीक है, देखिए आप पंचम वर्णों का प्रयोग हो रहा है। मूर्धन्य वर्ण ट ठ ढ न में से एक भी नहीं आ रहा है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो रहा है। संयुक्त, देखिए संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो रहा है, संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो रहा है। और ये जो हमने वर्ण यहाँ पर पढ़े इन सब का प्रयोग हो रहा है। और सीधी कोमल कांत पदावली है, बिल्कुल आराम से देखते ही समझ में आ रहा है। और आपने ना बिहारी के अंदर भी पढ़ा है, सघन कुंज, वो कहती है ना गोपियाँ, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु होवे जातु अजो वहे वही जमुना के तीर। कहती है ना कि आज गोपियाँ मन होता है कि वहीं उस यमुना नदी के किनारे जाके विहार करें। तो वो भी किसका उदाहरण है, माधुर्य गुण का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा माधुर्य गुण कहाँ पर होता है, जहाँ बिल्कुल सरस कोमल कांत पदावली होती है। और ये सारी चीज़ें शर्त मैंने लिख दी, ये होती है, वहाँ पर क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। ठीक है, माधुर्य का अर्थ मधुरता या मिठास, हमारे अंतःकरण को, ऐसी रचना जिसको पढ़कर मन में आनंद की अनुभूति हो, कोई कड़वाहट ना हो, कोई दुख नहीं हो, कोई ग्लानि नहीं हो, कोई गुस्सा नहीं हो, ऐसी रचना क्या कहलाती है, माधुर्य गुण से ओतप्रोत रचना कहलाती है। देखो बिहारी को पढ़कर कितनी आनंद की अनुभूति हुई थी आपको, और भूषण को पढ़कर लगते हैं। ठीक है, तो साफ पता चल रहा था कि वो ओज गुण है और उसमें श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। आ गई बात समझ में, चले आगे की ओर। इसको मिटा रही हूँ, हम दूसरा गुण पढ़ने जा रहे हैं, हमको कंप्लीट करना है ना। ओके, देखिए अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, प्रसाद गुण। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसाद गुण। देखिए बहुत सीधा है, जिसके चित्त में, चित्त का मतलब तो जानते हो हृदय, चित्त का मतलब तो जानते हैं ना हृदय, चित्त मन। आज मेरा चित्त बड़ा उद्वेलित हो रहा है, आज मेरा चित्त बड़ा दुखी हो रहा है, यानी हृदय। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है,
उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जिसको पढ़ते ही क्या हो जाए, चित्त में उदित होते हैं। नहीं, ऐसी रचना, ऐसा काव्यांश जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी उसको पढ़ने से ही, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बताइए इसमें क्या नहीं आता है, उसको पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रसाद गुण है। ठीक है, आप जैसे हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, ठीक है ना, तो देखते ही उसको, मतलब पढ़ते ही चित्त में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो वहां कौन सा गुण, प्रसाद, सीधा साधा। ठीक है, प्रसाद जो शब्द होता है ना, प्रसाद का अर्थ होता है, क्या होता है, स्वच्छता या निर्मलता। आगे बात समझ में, प्रसाद का अर्थ लिया जाता है स्वच्छता या निर्मलता से। अब देखिए कैसे, देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सूखा ईंधन होता है, सूखा ईंधन यानी सूखी लकड़ी के अंदर आग लगाते ही आग क्या होती है, व्याप्त हो जाती है और पूरी लकड़ियाँ जल उठती है। प्रसाद गुण भी ठीक उसी प्रकार से, जैसे सूखी लकड़ी में आग लगाते ही पूरी लकड़ियाँ जल उठती है, ठीक उसी प्रकार से समझ शब्दों में बता रही हूँ। ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मुश्किल से हमारे हृदय में समझ में आ जाए, हमको समझ में आ जाए, वो क्या होता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। आगे समझ में, जैसे स्वच्छ जल, झील देखी है ना आपने, झील में यदि गंदगी है, उसमें काई आ गई है तो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन बिल्कुल सुंदर साफ सुथरी झील, जैसे कहते हैं, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है ना, इतनी नीट एंड क्लियर, इतना स्वच्छ जल होता है कि आपकी परछाई उसके अंदर दिखाई देती है, और उसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं ना जल के अंदर, वो भी दिखाई देते हैं। मूवीज़ में, धारावाहिक में देखा ना, जल परियाँ होती है, जल के अंदर क्या क्या चीज़ें, हमको अंदर की चीज़ें भी बाहर दिखती है, क्योंकि वो जल इतना नीट एंड क्लियर होता है ना, कि उसके अंदर की चीज़ भी हमको स्वच्छ होता है, उज्ज्वल होता है, निर्मल होता है। तो ठीक प्रकार से, उसी प्रकार से ये जो गुण होता है वह भी इतना स्वच्छ और निर्मल होता है, यानी पढ़ते ही हमको बिना किसी कष्ट के उसका अर्थ समझ में आ जाता है। आगे बात समझ में, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, प्रसाद गुण का संबंध किस रीति से होता है, संबंध पांचाली रीति से होता है। यानी जहाँ प्रसाद गुण होता है वहाँ कौन सी रीति होती है, पांचाली। ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको। ओके, अब जैसे मैंने कहा था ना कि हमने माधुर्य गुण पढ़ा, तो उसमें कौन कौन से रस थे, श्रृंगार था, करुण था। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से रस आते हैं हमको वो भी पता होना चाहिए। वैसे तो प्रसाद जो गुण होता है वह सभी प्रसाद गुण में सभी रस होते हैं। वैसे तो लगभग प्रसाद गुण के अंदर लगभग सारे रस होते हैं। कभी कभी रचनाओं के अंदर ऐसी रचनाएं होती है कि कहीं ना कहीं हर प्रकार के रस के अंदर प्रसाद गुण समाहित होता है, लेकिन विशेषता किसमें होता है, प्रसाद गुण में सभी रस होते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु करुण के अलावा शांत, करुण, शांत, वात्सल्य, हास्य रस, इनमें अधिक क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। जाता है। ठीक है, वैसे तो सभी रसों के अंदर प्रसाद गुण होता है, लेकिन करुण, शांत, वात्सल्य और हास्य रस के अंदर प्रसाद गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है? कोमलकांत पदावली होती है, पदावली, तथा साथ में क्या होता है? पदावली तथा क त वर्ग, क त वर्ग का प्रयोग अधिक होता है। अभी वर्ग मैंने आपको बताए थे, क वर्ग, क ख ग घ, छोटा ग बड़ा ग कुछ भी नहीं होता, वो ग और वो घ होता है। वैसे त थ द ध इनका प्रयोग अधिक होता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटा दूं यहाँ से? ओके स्टूडेंट्स, इतना आ गया समझ में? देखो, ऐसा गुण जिसके चित्त में उदित होते, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद का अर्थ स्वच्छता या निर्मलता से लिया जाता है। प्रसाद गुण होता है, वहाँ पांचाली रीति होती है। पैसे याद रखे, प्रसाद गुण में सभी रस होते हैं, परंतु विशेषतः करुण, शांत, वात्सल्य, हास्य रस में प्रसाद गुण अधिक पाया जाता है। कोमलकांत पदावली का तथा त वर्ग का प्रयोग अधिक होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल इसके तो मुझे नहीं लगता जरूरत है लिखवाने की, इतना सरल है। कोई भी प्रार्थना आप लिख लीजिए। देखिए, विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। क्यों? हम सब बालक हैं नादान, 6 बजे नहीं उठ पाते हैं, परीक्षा में आप कर देना पास। ठीक है ना? चढ़ाते हैं ना प्रसाद, एग्जाम में आता है, हे भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाता हूँ। बालक नादान है ना, इसलिए परीक्षा में कर देना पास। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विद्या बुद्धि नहीं है पास, हमें बना लो अपना दास, हमें बना लो अपना दास। ठीक है, मेरे मार्कर में हो गई है इंक खत्म। चले आगे, आगे हो गई इतना समझ में? मिटा दूं बच्चों? आज बोर्ड बड़ा खराब हो रहा है। एक गुण और बचा है हमारा। देखो बच्चों, आप है ना, इसके अलावा एग्जाम्पल जो है प्रसाद गुण में कोई भी प्रार्थना लिख सकते हैं, बिल्कुल सीधा सरल है प्रसाद गुण। ठीक है, और तीसरा और अंतिम गुण है हमारा, कौन सा है? ओज गुण। ठीक है, चलिए देखिए, ओज शब्द का अर्थ है, ओज का अर्थ है, क्या है? तेज, दीप्ति, सबका मतलब एक ही है। उत्तेजना। ठीक है, देखो आपने देखा 15 अगस्त 26 जनवरी जब बात देश की होती है ना, भाई मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, 15 अगस्त 26 जनवरी का इतना क्रेज होता था ना कि 2 दिन पहले ही तैयार हो जाते थे। स्कूल जो ड्रेस होती थी उसको प्रेस हो जाती थी, पहले दिन स्कूल ड्रेस की छूट होती थी। बड़ा मतलब एक जुनून, एक जज्बा, एक तेज दीप्ति या उत्तेजना हुआ करती थी। और 15 अगस्त 26 जनवरी में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के जो गाने सुन सुनकर ही हमारे जो है अंदर एक उत्साह सा आ जाता था।
इससे ही पता चल जाता है कि कौन सा गुण है। लेकिन आजकल वो बात कहाँ रही है। आजकल तो 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो बच्चे सोचते हैं अच्छा आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही है, ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है। तो ओज का अर्थ होता है तेज, दीप्ति या उत्तेजना। अब ओज गुण कहाँ होता है? हृदय को, ऐसा गुण जो हृदय को वीरतापूर्ण भावों, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाला, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त और क्या, द्वित्व, कठोर वर्णों से युक्त दिख रहा ना यहाँ पे, रचना ओज गुण संपन्न होती है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। संयुक्त द्वित्व क्या होता है देखिए यहाँ पे, ठीक है। संयुक्त द्वित्व क्या होता है? संयुक्त तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। द्वित्व क्या होता है? जैसे च पूरा च, राधा च, द्वित्व वर्ण आ रहे, ठीक है। ये क्या है? संयुक्त है। ये क्या है? द्वित्व है। ऐसे आते हैं ना बहुत सारे वर्ण। आगे बात समझ में, तो ये क्या होते हैं? द्वित्व वर्ण होते हैं। तो हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त, द्वित्व और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण संपन्न मानी जाती है। आगे बात समझ में। हमारा जो है, हमने कहा था आधे घंटे की क्लास है, लेकिन समय समाप्त आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमको ये कंप्लीट करना बस पूरा होने वाला है। अब इस गुण में कौन कौन से रस होते हैं हमको ये पता होना चाहिए। इस गुण का संबंध आपको कई बार बता चुके हो, आप खुद भी बता सकते हैं। अब संबंध किस किस से होता है? रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, रस से होता है। आपको दिख भी रहा है नहीं, मेरा मार्कर बहुत हल्का चलने लग गया है। विभत्स रस से इस गुण का संबंध रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स रस से होता है। और जो मैंने श्रृंगार रस में मना किया था, मूर्धन्य वर्ण, वो किस में आते हैं बच्चों? वो इसके अंतर आते हैं। आगे बात समझ में। मूर्धन्य वर्णों बताया था ना, ट, ठ, ड, ढ, ये सब क्या होते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं, है ना। तथा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। देखो सीधी सी बात है, जो श्रृंगार रस में वर्जित होते हैं वो इसके लिए आवश्यक होते हैं, जो इसके लिए आवश्यक होते हैं वो उसमें वर्जित होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट है। जो श्रृंगार में नहीं होता है वो जो माधुर्य गुण में नहीं होता है वो ओज गुण में होता है, जो ओज गुण में नहीं होता है वह माधुर्य गुण में होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। जो उसमें नहीं थे वो सब इसमें है, देख लीजिए आप। इसका उसमें अभाव था लेकिन इसमें ये है। आगे बात समझ में। सामासिक पदावली होती है, लंबी लंबी सामासिक पदावली का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। तो यह बिल्कुल श्रृंगार रस के अपोजिट हुआ या नहीं हुआ? बताइए मुझे आप। हुआ ना? सामासिक पदावली होती है इसके अंदर। और क्या बताए? रेफ, रेफ का प्रयोग होता है। रेफ
युक्त वर्ण। अब ये रेप क्या होता है? आज तो दोनों ही मार्कर की इंक मेरे जो है एक साथ ख़त्म हो गई। देखो क्रय इधर भी लगता है, रे ऊपर भी लगता है, ऐसे भी लगता है। तो ये क्या से हैं? सबके सब ये रैप है, यानी ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है। और गोड़ी रीति, कौन सी? गोड़ी रीति। मैंने क्या कहा था? जहाँ ओज गुण होता है वहाँ कौन सी रीति होती है? गोड़ी रीति होती है। हिंदी साहित्य वाले बच्चे नोट्स बना ले अच्छे से, इसके आपके काम की चीज़ें बहुत, और अनिवार्य हिंदी वाले उनको समझ में आना चाहिए ताकि वो पहचान कर सके। आपको तो यही इसी क्लास में समझ में आ जाएगा कि इनकी पहचान कैसे होती है। और एक सामासिक पदावली का प्रयोग होता है। कितनी विशेषताएं होगी देखिए। इस गुण का संबंध रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स रस से होता है। मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग होता है। गोड़ी रीति होती है और सामासिक पदावली होती है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मिटा दूं, ये मिटा दूं बच्चों? धस्ती, धरा, धधकती। देखो वर्ण देखते ही पता चल जाएगा ये क्या? धधकती, ज्वाला। आप भूषण वाला भी लिख सकते हैं बच्चों। भूषण वाला पाठ पढ़ा था ना, यदि आपको वो याद रहता है तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपके उसमें भी काम आ जाएगा, काव्यांश में। देखो भूषण के काव्यांश याद करने होंगे ना, बड़ा वाला प्रश्न आ जाएगा उसके लिए, तो आपके उसमें भी काम आ जाएगा और इसमें भी। ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास। अगली पंक्ति क्या है? और संकुचित क्रमशः धस्ती, धरा, धधकती, ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था हास। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसका अर्थ नहीं समझना है, आपको तो ये देखते ही पता चल रहा है कि इसमें ओज गुण है। और आप भूषण वाला चैप्टर भी लिख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसमें चारों रसों में से कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपने 3 गुण पढ़ चुके हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल फिर मिलते हैं एक नवीन विषय वस्तु के साथ। आपका दिन मंगलमय हो इसी भावनाओं के साथ। ओके बाय।